Today we are going to start topic of सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है सर कि इसको फंड प्रोवाइड हो कैसे भी। मैनेजमेंट। सर उसके ऑब्जेक्टिव होते जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी और मेनली सर और सर फंड का मतलब जो फंड्स कैसे भी। मिलते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, हाँ, और है सर ना। फंड्स का अरेंजमेंट करवाना सर कि मैनेज करना है। फंड्स को कैसे मैनेज करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, वो सब। objective is finance can be classified into category. First objective and second is secondary objective. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर जो मेन की ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड एज वेल एज वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स. How can we improve the wealth of investors, equity shareholders, owner of the business in the ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें ये सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना और उसके साथ साथ ऑनर की वेल्थ जो बिजनेस में जो अमाउंट लगा हुआ है उसको इम्प्रूव करना. वेल्थ इंप्रूव कैसे होती है, कोई स्टूडेंट मुझे बताइए. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पर क्या ये वर्ड यूज हो रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सर मतलब सर बिजनेस को बढ़ाना, सर बिजनेस को एक्सपेंड करना. बेटा ये ध्यान में रखना है कि हम शेयर इशू करते हैं और शेयर इशू जिनको करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं. तो शेयर होल्डर इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द बिजनेस. तो शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी. देखिए शेयर होल्डर वेल्थ का शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब होता है एक फॉर्मूले का अगर यूज करें तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू अगर अप होती है, इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाती है ना. अगर उस अमाउंट पर हम उस शेयर्स को सेल करें तो वो अमाउंट हमें मिलेगा, उससे हैवी अमाउंट मिलेगा. तो वो ये देखना होता है कि डे बाय डे, टाइम टू टाइम उस ऑनर ने जो हमको शेयर्स लेकर जो अमाउंट हमें दिया है वो अमाउंट उसका इंक्रीज होना चाहिए. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम लोग दो चीजों को लेके चलते हैं. वैसे आपकी बुक में एक ही दे रखा होगा ज्यादातर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन है ना यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ले लेते हैं, है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ऑपरेशन बिजनेस का होना चाहिए. ऑपरेशन मीन्स जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर फुलफिल होनी चाहिए. साथ ही साथ में सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो भी फुलफिल होनी चाहिए. एंड देन रिसर्च भी होना चाहिए. तो देयर आर 3 सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो वन बाय वन इसको हम रीड कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो द मेन एम ऑफ एनी फर्म ऑफ बिजनेस इज टू अर्न ए प्रॉफिट. किसी भी तरह का बिजनेस हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना. All the business entity operate to earn the maximized amount of return in term of profit. The profit earning capacity is a measuring technique to evaluate the efficiency of concerned business. So that profit maximization is the traditional and narrow approach that aim to maximize the profit for the organization. Then profit maximization is also known as cash per share maximization. The ultimate objective of any business is to earn a huge amount of return in terms of profit. Thus, this
objective of financial management consider all the possible way to increase the profitability of the business concern. जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो इस बात को देखता है कि प्रॉफिट अगर बिजनेस अर्न करेगा तभी वो स्टेबल हो पाता है, तभी उसकी इमेज एक मार्केट में जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज द ऑक्सीजन ऑफ द बिजनेस। ये कि मोटिवेटर होता है प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं तो हम बिजनेस को है ना इंप्रूव करेंगे, बिजनेस को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा डे बाय डे इंक्रीज होना चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजर का मेन ऑब्जेक्ट होता है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Wealth maximization is also called as value maximization of net present worth of maximization। अब ये मैंने आपको बताया था कि wealth maximization means the value of shares increase, है ना, in hand of shareholder। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स लिए हैं और 20 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है शेयर्स की, तो कम से कम 2000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया होगा। और ये 20 रुपीज पर शेयर की वैल्यू अगर मार्केट में इंक्रीज होती है तो ये उस शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, जो कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है, वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो अगर इंक्रीज होगी तो बाकी के जितने भी हमारे पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी चाहेंगे कंपनी के शेयर्स लेना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना है कि पर कैपिटल इनकम ऑफ द शेयर होल्डर, है ना, शुड बी इंक्रीज इन एनी केस। क्लियर? तो यहाँ पर wealth maximization is also called as value maximization or net present worth maximization. This objective of the financial management is universally acceptable in all form of business concern। इस ऑब्जेक्टिव को सभी बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं बेटा। इट वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच दैट इन्वॉल्व द लेटेस्ट इन्वेस्टर्स and improvement in the field of business operation। The term wealth means shareholders wealth or the wealth of the person involved the business concern। Clear? यहाँ पे समझ में आया? स्टॉक एक्सचेंज इसी पर ही वर्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में जाके सेल होते है ना। वन इन्वेस्टर अनदर इन्वेस्टर से ट्रेडिंग करता है उनकी। वो किस बेस पे ट्रेडिंग करता है? क्योंकि फ्यूचर अप्रोच उसकी ये रहती है कि आगे जाके मुझे अच्छा रिटर्न इससे मिलेगा। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है बेटा। इसके ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को ये मेन है ना ऑब्जेक्ट में लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट कुछ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे ऑपरेशनल टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंस, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये है ना, ये जो है माना जाता है, ये डिमांड की जाती है कि समय पर वो जो है जो भी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो टाइमली अवेलेबल कराएगा। उसके साथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, साथ में जो फाइनेंस अवेलेबल कराएगा उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी वो कराएगा। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको भी सेफुल रहेगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। नंबर सेकंड इज सोशल टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई जो भी हमने फाइनेंस कलेक्ट किया है वो सोसाइटी से ही तो ले रहे हैं, और सोसाइटी में जो भी इन्वेस्टर्स हैं अवेलेबल, जो भी पब्लिक है जो कंपनी के अंदर अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो ये चाहती है कि टाइमली उन्हें उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता रहे। ठीक है? तो फाइनेंशियल मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड जो गवर्नमेंट को देना है, टैक्स डिविडेंड देना है इन्वेस्टर्स को, वेजेस देना है अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स, है ना, इंटरेस्ट देना है बोरोइंग इंडस्ट्रीज को जहां से हमने बोरोड किया है मनी,
तो ये रेगुलर वे पर पेमेंट किया जाए, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। रिसर्च बेसिस पर भी रिसर्चिंग इनटू न्यू एंड बेटर प्रोजेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि फाइनेंशियल मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर उससे ये डिमांड होती है कि जो भी चेंजेस इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, है ना, अपने पास रिसर्चिंग कैपेबिलिटी हो, जिससे कि न्यूली जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं वो हम ऑप्ट कर पाए, वो हम एक्वायर कर पाए। ठीक है, फाइनेंस कलेक्टिव टूल्स जो है वो हम अप्लाई कर पाए। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर, है ना, हीरो इशू पढ़ा है। हीरो इशू आपने, कोई स्टूडेंट बताएगा हीरो इशू क्या होता है? यूरो इशू, EURO, यूरो इशू, कोई इशू स्टूडेंट बताएगा? हेलो, सर यस बेटा। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। की आवाज नहीं आ रही है।